पिछली वीडियो में साथियों मैंने आपको बताया था आईटीआई फर्स्ट ईयर और आईटीआई सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप सभी को मालूम है परीक्षा भी करीब आ चुका है, तो आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, एक डीओएल स्टार्टर मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन दिया गया है बड़ी मोटरों के लिए, तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ी मोटरों में जो डीओएल स्टार्टर है ये बहुत ही अधिक करंट इससे आता है। तो इससे यदि करंट आता है तो लाइन और मोटर ये दोनों पे प्रभाव पड़ता है और दोनों को यहाँ पर नुकसान हो जाता है। तो हम बड़ी मोटरों में डीओएल स्टार्टर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया है छोटी मोटरों के लिए, तो छोटी मोटरों के लिए यहाँ पर हम बिल्कुल सही मारेंगे, क्योंकि जो डीओएल है जिसको हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं, ये 5 हॉर्स पावर या उससे कम की जो मोटरें होती है उनके लिए ही उपयोग किया जाता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। सी ऑप्शन दिया गया डीसी मोटरों के लिए, तो ध्यान रखिएगा ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डीओएल जो स्टार्टर होता है केवल एसी इंडक्शन मोटर के लिए ही होता है, डीसी के लिए नहीं होता है। और डी ऑप्शन दिया गया ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों यहाँ पे जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये जो होता है स्टार्टिंग में यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन डीओएल जो स्टार्टर है इसमें कोई भी यहाँ पे लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अलग से आप स्टार्टिंग मेथड का इसमें उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में डीओएल का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक 3 फेज मोटर में कौन सा मीटर फेज अनुक्रम जांचने के लिए प्रयोग होता है? जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है वोल्ट मीटर, तो आप ध्यान रखिएगा वोल्ट जांचने के लिए हम प्रयोग करते हैं वोल्ट मीटर का, फेज अनुक्रम के लिए बिल्कुल भी हम नहीं प्रयोग करते हैं। तो इसी कारण हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 3 फेज की जो क्रम होती है वो RYB होती है, रेड येलो और ब्लैक होती है, और इसी को जांचने के लिए हम फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया टंग टेस्टर, तो जो टंग टेस्टर होता है साथियों इसके द्वारा केवल आप करंट की उपस्थिति को आप जांच सकते हैं, ये आप नहीं जांच सकते हैं कि ये क्रम में है या नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया टेस्ट लैंप, तो ये जो टेस्ट लैंप होता है केवल ब्रेक या फेज की उपस्थिति होता है उसको ये बताता है, ये सीक्वेंस को बिल्कुल भी नहीं बताता है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। सही जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि एक सामान्य सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी वाइंडिंग पहले डिस्कनेक्ट होती है? ए ऑप्शन रनिंग वाइंडिंग, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो होती है मोटर ये मोटर को चलाने के लिए ये जुड़ी रहती है, जिसको हम यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं। ये मोटर के जो चलने वाले की प्रक्रिया होती है उससे ये जुड़ी होती है। तो ये इंडक्शन मोटर में पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग पहले डिस्कनेक्ट होती है, तो ये डिस्कनेक्ट तो नहीं होती है रनिंग वाइंडिंग, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया गया संट वाइंडिंग, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि संट वाइंडिंग जो होती है डीसी मोटर का ये एक पार्ट होता है, जो कि ये इस पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है कि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ये वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सही इसलिए यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि मोटर स्टार्ट होते ही एक सेंट्रीफ्यूगल इसमें स्विच लगा होता है, या कह सकते हैं इसमें एक रिले होता है जो यहाँ पे इसी के जरिए ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी आप कह सकते हैं या रिले भी कह सकते हैं, दोनों का उपयोग किया जाता है और दोनों का ये एक ही काम होता है, जो कि ये डिस्कनेक्ट करने का। जो कि इसमें एक धात्विक पत्ती होती है, वो होती है साथियों ऑटोमेटिक, ये आपका वहाँ से हट जाती है, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर सी,
बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन दिया गया फील्ड वाइंडिंग, तो ये फील्ड वाइंडिंग भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि डीसी मोटर का ये भाग तो होता है फील्ड वाइंडिंग, लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ये काम नहीं होता है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि एसी सप्लाई का सामान्य फ्रीक्वेंसी भारत में कितनी है। तो ये तो काफ़ी इजी है, 50 हर्ट्ज आप सभी को मालूम होना चाहिए। कितना है साथियों, 50 हर्ट्ज है। बाकी यहाँ पे 60 हर्ट्ज भी दिया गया, तो 60 हर्ट्ज अमेरिका की है, और भी देशों की हो सकती है, लेकिन ये भारत की तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत की कितनी है, तो 50 हर्ट्ज है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टेस्ट लैंप का मुख्य उपयोग क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो जो टेस्ट लैंप होता है, इससे लाइन में वोल्टेज की जो स्थिति जांची जाती है, मतलब कि लाइन है या नहीं है, उसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लैंप का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम टेस्ट लैंप बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपको सही ऑप्शन में देखने को मिलता है, वो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलता है, लाइन में वोल्टेज की उपस्थिति जांचने के लिए। बाकी ए ऑप्शन दिया गया फेज सीक्वेंस पता करने के लिए। तो मैंने आपको अभी बताया कि फेज सीक्वेंस का पता लगाने के लिए हम फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हमारा पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। और बी ऑप्शन देंगे करंट मापने के लिए, तो ये साथियों हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि करंट मापने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं, ना कि टेस्ट लैंप का। तो ये भी हमारा गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया वाइंडिंग टेस्ट करने के लिए, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि साथियों वाइंडिंग जो टेस्ट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मेगर के द्वारा किया जाता है, मल्टीमीटर के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया लेंज का नियम, तो लेंज के नियम से तो हम ईएमएफ की दिशा यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो ये तो हमारा पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया फैराडे का नियम, तो ईएमएफ की मात्रा जो बताता है वो आपका फैराडे का नियम ही बताता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया डायनेमो का नियम, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी मोटर की केस में या जनरेटर की केस में यदि क्रिया को दर्शाया जाता है तो डायनेमो के नियम के द्वारा ही दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे ये भी हमारा गलत हो जाता है। बाकी राइट हैंड जो थंब रूल होता है, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इसी के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो हम यहाँ पे मारेंगे डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। साथियों यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुँचे। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आगे पूछा जा रहा है कि एक मेगर किसे मापने के लिए प्रयोग होता है। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, मतलब एक मेगर जो है वो किसे मापने के लिए आप प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज, तो वोल्टेज तो आपका मेगर के द्वारा नहीं मापा जाता है, ये वोल्ट मीटर प्रयोग किया जाता है इसके लिए। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो ये भी आपका क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। सही यहाँ पर हम इसलिए मारेंगे क्योंकि जब तार होता है या कोई भी ऐसा यहाँ पे वायर है जिसके ऊपर यदि इंसुलेशन है, और इंसुलेशन बिना हटाए आप जांच करना चाहते हैं रेजिस्टेंस कर का, तो उसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस होता है उसका आप प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मेगर का हम उपयोग करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए। बी ऑप्शन साथियों हमारा सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया करंट, तो एमीटर के द्वारा यहाँ पे हम करंट को माप सकते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस जो होता है ये मीटर के द्वारा भी आप कर सकते हैं, या आप मल्टीमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये अभी हमारा गलत हो जाता है। सही होगा केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे पूछा जा रहा है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। ए ऑप्शन दिया गया मोटर की स्पीड बढ़ाने के लिए, तो स्पीड कंट्रोल मेथड जो होता है वो अलग चीज़ होती है, ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर से इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो हम यहाँ पे इसको गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन देखिए पावर फैक्टर सुधारने के लिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं।
और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है मोटर को कम प्रारंभिक करंट से चालू करने के लिए। तो ये आपका सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम सही इसको इसलिए मारेंगे क्योंकि जो बड़ी मोटरें होती है उनको शुरू करने में करंट को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, और करंट को घटाकर मोटर को क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। तो ये आपका इसमें प्रयोग किया जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। बी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया मोटर को ब्रेक लगाने के लिए, तो ब्रेकिंग सिस्टम इसमें नहीं होता है, ब्रेकिंग सिस्टम अलग चीज़ होती है, तो इसमें इसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। हम यहाँ पे सी मारेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है किस यंत्र से मोटर की गति मापी जाती है। जब भी मोटर की गति मापने की बात कही जाए तो उस समय आप टैकामीटर का नाम ध्यान रखिएगा। टैकामीटर, जी हाँ साथियों, जो कि आरपीएम में इसकी गति मापी जाती है टैकामीटर के द्वारा। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन सही देखने को मिल जाता है। बाकी ए ऑप्शन दिया गया है वोल्ट मीटर, तो आपको बता दें ये जो आपका वोल्ट मीटर है इसके द्वारा वोल्ट मापा जाता है, गति नहीं मापी जाती है। और सी ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर से तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मापा जाता है। ये वोल्टेज यहाँ पे केवल क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ये मापने का काम नहीं करता है, तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया ओम मीटर, तो ओम मीटर के द्वारा आप रेजिस्टेंस माप सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस आप बिल्कुल भी माप नहीं कर सकते, उसके लिए आप मेगर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम सही मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। यहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी लॉस होती है। यदि हानि की बात करें तो ट्रांसफार्मर में कॉपर हानि होती है, जो कि ऑप्शन में आपको सी देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है फ्रिक्शन लॉस, तो ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग ही नहीं होता है, तो फ्रिक्शन लॉस होने का कोई चांस ही नहीं होगा, तो हम यहाँ पे पहला ही ऑप्शन को गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया विंडेज लॉस, तो ये जो लॉस होता है ये पंखे में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो कि इसको विंडेज लॉस बोला जाता है, तो ये ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, ये आपका होता है पंखे में। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया मैकेनिकल लॉस, तो ट्रांसफार्मर में कोई भी यहाँ पर मैकेनिकल मूवमेंट होता ही नहीं है, तो मैकेनिकल लॉस होगा ही नहीं, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन नंबर सी, कॉपर लॉस। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि 3 पिन प्लग का सबसे लंबा पिन कौन सा होता है। तो इसमें एक अर्थ पिन होता है, आपने देखा होगा, जैसे आपने प्रेस का देखा होगा, प्रेस में क्या होता है, एक मोटी उसमें पिन होती है, एक आपका दो ऐसे पिन होता है और एक यहाँ पे मोटी पिन होती है। तो जो साथियों ये मोटी जो पिन होती है इन दोनों से क्या होती है, ये मोटी होती है, तो ये आपकी होती है अर्थ की होती है, ध्यान रखिएगा, अर्थ की होती है, जो कि सबसे लंबा होता है, ताकि अर्थिंग पहले कनेक्ट हो और सुरक्षा बनी रहे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है अर्थ पिन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया फेस पिन, तो फेस पिन जो आपका होता है छोटा होता है और पतला होता है, जो कि अर्थ से ये जुड़ा नहीं होता है। और यहाँ पे अर्थ पिन आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है यदि मोटर के स्टार्टर में नॉन रिटर्न वाल्व ना हो तो क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। जब भी मोटर की बात किया जा रहा है कि यदि स्टार्टर में नॉन रिटर्न वाल्व यदि ना प्रयोग किया गया हो तो उस समय क्या होगा, तो उस समय जो मोटर होगा वो रिवर्स की तरह काम करेगा, रिवर्स घूम जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको रिवर्स देखने को मिलता है वो आपका सी देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि बिना नॉन रिटर्न जो वाल्व है उसके बिना जो होगा ये बैक फ्लो होगा, और फिर बैक फ्लो के दिशा हमें के कारण ये आपका इसकी जो दिशा है, जो चलने की दिशा है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ए ऑप्शन दिया गया करंट कम हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इससे करंट पे कोई भी असर ही नहीं पड़ेगा। और बी ऑप्शन दिया गया मोटर तेज चलेगी, तो इस यहाँ पे स्पीड पे कोई भी यहाँ पे इससे संबंध नहीं रखता है, क्योंकि स्पीड यहाँ पे नियंत्रित नहीं होती है इसके द्वारा, जो कि स्टार्टर में यहाँ पे जो नॉन रिटर्न वाल्व है इसके द्वारा कोई भी यहाँ पे स्पीड से कोई भी यहाँ पे मतलब ही नहीं होता है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि एसी मोटर की रोटर में करंट किस कारण उत्पन्न होता है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो चुंबकीय जो होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उससे जो प्रेरण होता है उसके कारण ये आपको चीज़ें देखने को मिलती है। कहने का मतलब यह है कि जो स्टेटर होता है उसके जो घूर्ण फ्लक्स होते हैं, और घूर्ण फ्लक्स से ही रोटर में ईएमएफ और करंट जो होता है वो उत्पन्न होता है। तो हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी,
करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी ए ऑप्शन दिया गया डायरेक्ट सप्लाई देने से, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि रोटर को आप डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया वाइंडिंग के गर्म होने से, तो वाइंडिंग के गर्म होने से लॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे करंट की बात किया जाए तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया स्विच ऑन करने से, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि केवल स्विच ऑन करने से करंट जो होगा वो उत्पन्न नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, जब तक इसमें फ्लक्स ना हो। तो ये आपका सही गलत हो जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल किस विधि से किया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया आर्मेचर वोल्टेज को बदलकर, तो ये आपका बिल्कुल गलत सही दिया गया, बिल्कुल सही दिया गया साथियों, क्योंकि डीसी मोटर की जो स्पीड होती है इसी से नियंत्रित की जाती है, जिसको आर्मेचर वोल्टेज को बदलकर हम कहते हैं, या एक तरह से इसको मेथड के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन दिया गया वोल्ट मीटर से, तो ये केवल मापने में उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा कुछ यहाँ पे नहीं किया जाता स्पीड को कंट्रोल। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे बैटरी बदलकर, तो इसके द्वारा भी नहीं किया जा सकता। और कंडेंसर की बात किया गया, जो कि ये आपका तो एसी सर्किट में पावर फैक्टर सुधारने के काम आता है, तो इसमें इसका कोई भी यहाँ पे भूमिका नहीं है। तो हम यहाँ पे केवल ए ऑप्शन सही मारेंगे, आर्मेचर वोल्टेज को बदलकर हम क्या कर सकते हैं, डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है। तो अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को साथियों सर्किट में हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, तो हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सॉरी यहाँ पे पैरेलल में जोड़ा जाता है, जो कि समानांतर, यहाँ पे आपको बी ऑप्शन सही देखने को मिलता है। और यहाँ पे श्रेणी क्रम में दिया गया, तो श्रेणी क्रम में हम क्या जोड़ते हैं, तो हम यहाँ पे जोड़ते हैं साथियों अमीटर। और यहाँ पे जब भी वोल्ट मीटर की बात किया जाता है तो समांतर में जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।